डियर स्टूडेंट्स, आज हम सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान लिंडल संतुलन इस अध्याय पर अपना अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान में लिंडल संतुलन क्या है, इसको आज हम अच्छे से समझ रहे हैं। एरिक लिंडल स्वीडिश अर्थशास्त्री ने अर्थव्यवस्था में आवंटन और वितरण समस्याओं को एक साथ हल करने के लिए एक सरल विधि का प्रस्ताव रखा। यह हल आगे चलकर लिंडल संतुलन के नाम से जाना गया है। लिंडल संतुलन एक ऐसी विधि है जो कि सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान के कुशल स्तर खोजने के लिए उपयोग में लाया जाता है। लोक वस्तुओं के सिद्धांत विकास के क्रम में गैर ब्रिटिश लेखकों की देन की अंतिम कड़ी एरिक लिंडल का प्रस्तुतिकरण है। 1919 में लिंडल ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यह आगे चलकर स्वैच्छिक विनिमय सिद्धांत वॉलेंट्री एक्सचेंज थ्योरी कहलाया। यह सिद्धांत यह सुझाव देता है कि सार्वजनिक क्षेत्र को साधन इस प्रकार आवंटित किया जाए कि वह बाजार में इसके आवंटन व मूल्य व्यवस्था से मेल खाते हों। अन्य शब्दों में, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक वस्तुएं करों का भुगतान करके उसी तरह खरीदनी चाहिए जैसे वह बाजार मूल्य पर निजी वस्तुएं खरीदना पसंद करता है। वह कर देने वाला खरीदार बन जाता है जो सार्वजनिक वस्तुओं से लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें खरीदते समय करों का भुगतान करता है। वह सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक वस्तुओं के लाभ तथा कर मूल्यों के सीमांत अनुपात को बराबर कर लेगा। इसी प्रकार वह सार्वजनिक वस्तुओं तथा निजी वस्तुओं में आपसी आधार पर लागत लाभ अनुपात बराबर कर लेगा। इस प्रकार एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां स्रोतों का अधिकतम आपसी आवंटन हो सकेगा। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। सबसे सर्वप्रथम पहली मान्यता, सार्वजनिक वस्तुओं की उत्पादन या आपूर्ति लागत सदैव एक सी रहती है। समाज में दो व्यक्ति, ए व्यक्ति तथा बी व्यक्ति है, जिनको उपभोक्ता या करदाता दोनों ही कहा जा सकता है। तीसरी एजम्पशन है, समाज द्वारा अर्थात केवल दो उपभोक्ताओं द्वारा केवल एक सार्वजनिक वस्तु की मांग की जा सकती है। मान लें समाज में दो व्यक्ति हैं, ए व्यक्ति तथा बी व्यक्ति। सार्वजनिक वस्तुओं के लिए इनके मांग वक्र को इस रूप में दिखाया जाता है कि वे इस वस्तु की कुल लागत में से कितना हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। इन दोनों वक्रों के कटान बिंदु पर संतुलन की इस प्रकार स्थापना होती है कि उनके सीमांत मूल्यांकनों का योग कुल लागत के बराबर हो जाता है। इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। डायग्राम में आप देखिए, सबसे पहले चित्र में बाएं अक्षांश पर यह दिखाया गया है कि सार्वजनिक वस्तु की कुल लागत का कितना अंश ए द्वारा भुगतान किया जाता है तथा दाएं वाई अक्षांश पर इसी बात को बी के लिए दिखाया गया है। जबकि एक्स अक्षांश पर इस वस्तु के परिणाम को दिखाया गया है। ए का मांग वक्र ए है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि इस वस्तु की विभिन्न मात्रा में उत्पादन करने पर जो भिन्न भिन्न लागत आएगी उसका कितना हिस्सा ए देने को तैयार है। इस प्रकार
कीमत को लागत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है। बी वक्र से इस बात की जानकारी बी के लिए मिलती है, बी जितनी मात्रा में भुगतान करने के लिए तैयार है वह इस ज्ञान पर निर्भर करता है कि ए कितना भुगतान करता है। यदि ए का हिस्सा के हो तो बी का हिस्सा 100K होगा। वक्र बी को लोक वस्तु के लिए बी का मांग वक्र समझा जा सकता है। ए के दृष्टिकोण से सार्वजनिक वस्तु का पूर्ति वक्र इस प्रकार OW परिमाण में लोक वस्तु के उत्पादन के लिए 100% लागत का भुगतान करने के लिए बी प्रस्तुत है और ए को यह मात्रा मुफ्त ही मिल सकती है। डायग्राम से ये जानकारी मिलती है कि दोनों मिलकर OM से अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन के लिए तैयार नहीं होंगे, अर्थात अधिकतम सार्वजनिक व्यय OM हो सकता है। मान लें वस्तु की कुल उत्पत्ति OS होती है। इस स्थिति में बी व्यक्ति चाहेगा कि ए का योगदान SH% में हो, लेकिन ए के मांग वक्र से यह पता लगता है कि वह SD अनुपात से अधिक देने के लिए प्रस्तुत नहीं है, अतः OS मात्रा में उत्पादन की संभावना नहीं है। दोनों व्यक्तियों के मोल भाव करने की ताकत के अनुसार S बिंदु की बाईं ओर कहीं भी स्थापित हो सकता है। यदि दोनों के मोल भाव की शक्ति एक समान हो तो साम्य पूर्ति OM होगी। OM पर दोनों के लिए सार्वजनिक वस्तु की सीमांत उपयोगिता एवं कीमत बराबर है तथा लोक व्यय से प्राप्त समग्र उपयोगिता अधिकतम होगी। इस उत्पत्ति की कुल लागत को दोनों इस प्रकार बांट लेते हैं कि दोनों का हिस्सा मिलकर 100% हो जाता है। यदि सार्वजनिक वस्तु की उत्पत्ति OL के बराबर हो तो B इसकी लागत T के अंश देने को तैयार होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि लोक वस्तु की उत्पत्ति OL के बराबर तो B इसकी लागत T के अंश देने को तैयार होगा तथा चाहेगा कि A का हिस्सा L के हो, किंतु A इससे अधिक LZ देने को तैयार है। इस प्रकार कुल कीमत है ना, दोनों मिलाकर कुल लागत से ZK की मात्रा से अधिक है। इसका परिणाम यह होगा कि इस वस्तु की उत्पत्ति में वृद्धि होगी। अब यदि इस वस्तु का उत्पादन OU हो तो A केवल RU तथा B मात्रा CQ का भुगतान करने के लिए प्रस्तुत होंगे। इस प्रकार वस्तु की कुल लागत से कुल कीमत RQ के बराबर कम रह जाती है। इसका अर्थ यह है कि लोक वस्तु की कुल लागत का प्रावधान नहीं हो पाता, अतः उत्पत्ति घटेगी। OM ही साम्य उत्पत्ति होगी जहाँ कुल लागत कुल कीमत के बराबर है। MN कुल लागत है जो MP A का योगदान बताती है प्लस उसमें NP B का योगदान है। इस तरह कर के रूप में जो कीमत निर्धारित होती है उससे प्रत्येक करदाता उस स्थिति में आ जाता है जहां कीमत अनुपात प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर हो जाता है। इस प्रकार लोक वस्तुओं का निर्धारण उसी प्रकार होता है जिस प्रकार निजी वस्तुओं का होता है, लेकिन एक अंतर है। निजी वस्तु की विभिन्न मात्रा एक ही कीमत पर विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाती है, किंतु सार्वजनिक वस्तु की समान मात्रा का उपभोग सभी करदाता करते हैं, जबकि अलग अलग कीमत कर के रूप में दी जाती है। यह विश्लेषण इस सरल मान्यता के आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि केवल दो करदाता
तथा एक सार्वजनिक वस्तु है। यदि करदाताओं तथा सार्वजनिक वस्तुओं की संख्या में वृद्धि कर दी जाए तो मूल तर्क में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल सार्वजनिक व्यय तथा कर के हिस्से के निर्धारण की कठिनाइयाँ बढ़ जाएगी। जांच एवं भूल के आधार पर बाजार में करार कॉन्ट्रैक्ट में बराबर परिवर्तन उस समय तक होंगे जब तक संतुलन की स्थापना नहीं हो जाती। ऐसा प्रत्येक बजट में करने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक नए बजट में केवल सीमांत समायोजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सार्वजनिक वस्तु के चयन एवं वित्त व्यवस्था की प्रक्रिया तो स्थिर है। लिंडल ने सार्वजनिक वस्तु के मूल्य निर्धारण की जिस प्रक्रिया का विश्लेषण किया वह मेजोला के सिद्धांत, जिसे विक्सेल ने भी स्वीकार किया, से काफ़ी मिलता है, लेकिन लिंडल तथा विक्सेल में एक अंतर है। लिंडल की मान्यता है कि कीमत का निर्धारण करदाताओं के आपसी स्वैच्छिक मोल भाव के द्वारा होता है। उनका कहना है कि यदि संपत्ति के मौजूदा स्वामित्व के अनुसार राजनीतिक शक्ति का समान वितरण होता है तो सर्वोत्तम समाधान संभव है, किंतु यदि राजनीतिक शक्ति का बंटवारा असमान है तो ऐसा समाधान निकलेगा जिससे कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग की तुलना में अधिक लाभ मिलेगा। विक्सेल की तरह लिंडल की भी मान्यता है कि स्वैच्छिक विनिमय द्वारा जो भी समाधान निकलेगा वह संपत्ति के मौजूदा वितरण को प्रतिबिंबित करेगा। इसलिए विक्सेल की तरह उनका भी कहना है कि न्यायपूर्ण समाधान के लिए जरूरी है कि संपत्ति का बंटवारा भी न्यायपूर्ण हो। लिंडल के सिद्धांत की आलोचना हुई है। आलोचना का मुख्य विषय उनकी मान्यताएं हैं। इस सिद्धांत में मान लिया जाता है कि जिस तरह उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय से प्राप्त उपयोगिताओं को जान सकता है, उसी तरह करदाता भी विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक वस्तुओं से प्राप्त लाभ को जानते हैं। आलोचकों का कहना है कि अविभाज्यता इन वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण गुण है, अतः इनमें करदाताओं को अलग अलग कितना लाभ मिलता है जाना नहीं जा सकता। दूसरी आलोचना, सभी करदाताओं की मोल भाव करने की शक्ति समान नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि करदाताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। इन कारणों से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को लागू नहीं किया जा सकता। इससे लिंडल के सिद्धांत का महत्व काफ़ी घट जाता है, क्योंकि अनेक करदाताओं की स्थिति में अधिमान प्रकट नहीं किए जाते। इससे लिंडल के मांग वक्र नकली मांग वक्र हो जाते हैं, और जहां करदाताओं के मोल भाव करने की शक्ति समान नहीं होगी वहां सर्वोत्तम समाधान संभव नहीं होगा। धन्यवाद।